विद्यार्थियों, आज हम मरुस्थलीकरण का अध्ययन करेंगे। मरुस्थलीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी भूभाग में रेगिस्तान या मरुभूमि का निर्माण होता है। जब रेगिस्तान किन्हीं कारणों से आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान का मार्च ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। राजस्थान में थार का रेगिस्तान बहुत प्रसिद्ध माना गया है। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान में जो रेगिस्तान उसको क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। विश्व के अन्य भागों में भी रेगिस्तान पाए जाते हैं, जैसे जो अफ्रीका में है उसको द सहारा बोलते हैं। टकलामकान सिक्यांग चीन में है। गोबी का जो मरुस्थल है वह मंगोलिया और चीन में है। सोमाली का मरुस्थल सोमालिया में है। पहले बताया जा चुका है कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले सहित जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर व झुंझुनू सहित कुल 12 जिले मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत ताज़ा अनुमानों के अनुसार राज्य का लगभग 4.53 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 61% क्षेत्र आता है और उसमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर व चौड़ाई 200 किलोमीटर आंकी गई है। यह सर्वविदित है कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, तेज गर्म हवाएं, वनस्पति का अभाव, बालू के टीलों का विस्तार, कम उपजाऊ मिट्टी, वर्षा की कमी एवं इसकी अनिश्चितता आदि के रूप में प्राकृतिक व जलवायु संबंधी दशाएं पाई जाती हैं। इन्हीं दशाओं के परिणामस्वरूप राज्य प्राय सूखे व अकाल की समस्या से जूझता रहता है। यह प्रक्रिया राज्य में काफ़ी लंबी अवधि से चली आ रही है। राज्य सरकार ने अकाल राहत के तहत अरबों खरबों की धनराशि खर्च कर दी है, लेकिन समस्या ने केवल ज्यों की त्यों बनी हुई है, बल्कि वर्ष प्रतिवर्ष अधिक उग्र रूप धारण करती जा रही है। इसलिए राजस्थान में मरुस्थल के निर्माण व इसके प्रसार या विस्तार की प्रक्रिया को ठीक से समझने तथा समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालीन व ठोस हल निकालने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। थार का मरुस्थल पाकिस्तान के थार जिले तक फैला हुआ है। यह जानना रुचिप्रद होगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण कैसे हुआ, इसका विस्तार किन दशाओं में व किन कारणों से हो रहा है, इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए तथा राज्य सरकार ने अभी तक इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं तो उनमें कितनी सफलता मिल पाई और भविष्य में मरुस्थलीकरण की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तो देखिए, अब हम देखते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण कैसे हुआ। भूगर्भवेत्ताओं का मत है कि आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था। अतः राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला यह विशाल थार का रेगिस्तान हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। विशेषज्ञों का मत है कि रेगिस्तान प्रकृतिदत्त नहीं है, बल्कि ज़्यादा मात्रा में मनुष्यकृत ही है, अर्थात मानवीय कार्यकलापों व क्रियाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। स्वर्गीय अमृत नाहटा ने अपने एक लेख में राजस्थान में अकाल के स्थायी हल का विवेचन करते हुए कहा कि भूगर्भीय युग में यह पूरा क्षेत्र समुद्र था। इस क्षेत्र में जो खनिज मिलते हैं वे इस बात का प्रमाण है। असल में तो आज भी यह पूरा क्षेत्र खारापन लिए हुए है। सांभर और डीडवाना में नमक की झीलें हैं, तो फलोदी में नमक की खेती और पंचपदरा में नमक का खनन होता है। जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट, भूरा कोयला और चूने के अपार और अकूत भंडार इस क्षेत्र में हैं और ये तीनों ही समुद्री खनिज हैं। एक अन्य समुद्री खनिज पेट्रोलियम और गैस भी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में होने ही चाहिए। इस प्रकार इस प्रदेश की धरातलीय परतों में समुद्र जीवावशेष पाए जाते हैं जिनकी पुष्टि होती है। इसी लेख में उन्होंने बतलाया कि लाखों वर्ष पहले ये भूभाग समुद्र से ऊपर उठा था। उस समय यहाँ केवल समुद्री चट्टानें, चूना, मुरड़ व रेत की भरमार थी, लेकिन उष्णता के कारण यह बैक्टीरिया पैदा हुआ जिनका प्रभाव पड़ना चालू हुआ था। इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी की मोटी परत जमा हो गई। बरसात के कारण घास, झाड़ियाँ, पेड़ उग गए और पूरा क्षेत्र खेजड़ी, बबूल, नोएडा के जंगलों व कैर की घनी झाड़ियों व घास से घिर गया। इस प्रकार यह सामुद्रिक क्षेत्र अपना प्राकृतिक स्वरूप बदलता गया और मानव की गतिविधियों ने इसमें अपना योगदान और जोड़ दिया। डॉक्टर निरंजन मिश्र ने अपने एक अत्यंत सारगर्भित, प्रामाणिक व नवीन लेख में स्पष्ट किया था कि भूगर्भिक जलवायु संबंधी तथा ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि आज से लगभग 5500 से 6000 वर्ष पूर्व मरुस्थल की विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो कि तापमान की क्रमशः वृद्धि, वर्षा की कमी, वानस्पतिक आवरण की समाप्ति, चट्टानों में विखंडन तथा हवाओं द्वारा रेत के जमाव के साथ तीव्रतर होती गई। मरुस्थलीकरण के मानवीय कारण।
वनों का ह्रास। वनों की अनियंत्रित कटाई ने इस भूभाग को रेगिस्तान में बदलने में मदद की। भूगोलवेत्ताओं का मत है कि अरावली के पश्चिमी ढालों पर वनों व चारागाहों को क्षति पहुंचाने के कारण अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले दर्रों अंतरालों के रास्ते से बालू का बहाव पूर्व की तरफ होता रहता है। ये अंतराल लूनी, पीलवा, अजवा, मोरेड़, मीठड़ी, सांबर, गगोर, भूड़ी, घाटकी ढाणी, घटवा, रूपगढ़, बाफोर, बूढ़ा व सिंघाना दिगरोटा के नाम से प्रसिद्ध है। सीमांत व घटिया भूमि पर खेती का विस्तार। अन्य देशों के मरुस्थलों की तुलना में राजस्थान के थार के मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया गया है। यहाँ के लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए कृषि का विस्तार सीमांत भूमि के टुकड़ों पर जारी रखा, लेकिन ऐसे टुकड़ों पर वर्षा के अभाव में मिट्टी के कण उड़कर ऊपर वर्णित अंतरालों में सक्रिय मार्गों के द्वारा अन्यत्र जाने लगे, जिससे पूर्वी भागों में भी बालू रेत के टीले बनते हुए बढ़ते गए। पशुधन की अत्यधिक वृद्धि से जैव दबाव से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला है। इस प्रदेश में कालांतर में पशुधन की अत्यधिक वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में प्राकृतिक व पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया गया और पशुओं के लिए चारे व पानी का अभाव रहता था। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि इस प्रदेश में भविष्य में पशुपालन पर कृषि से भी ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कृषिगत कार्यों में सिंचाई के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे इस क्षेत्र के भूजल पर दबाव बढ़ा है और अत्यधिक जल के प्रयोग से मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या भी बढ़ती गई है। इस प्रकार मानवीय भूलों, पर्यावरणीय व पारिस्थितिक परिवर्तन ने इस क्षेत्र को मरुस्थल में बदल दिया है और इस भूभाग में सूखे व अकालों की निरंतरता का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। रेगिस्तान की मार्च। मरुस्थल की मार्च एक चर्चा का विषय रही है। विशेषज्ञों का मत है कि राजस्थान का मरुस्थल एक जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि ये वायु के वेग के कारण आसपास के क्षेत्रों की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके प्रसार से राज्य के अन्य जिले जैसे बैतूल, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर, झालावाड़ आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि इसके प्रसार के आसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व हरियाणा जैसे राज्यों की तरफ भी प्रतीत होने लगे हैं। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह इन राज्यों के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों को भी मरुस्थल में परिवर्तित कर सकता है।